अब नया टॉपिक पढ़ेंगे एक्स किरणें, ठीक है। और अभी तक जो स्पेक्ट्रमी रेखा हम पढ़ रहे थे उसमें बोहर का ही पूरा कॉन्सेप्ट था, चाहे लाइमन श्रेणी हो, चाहे बामर श्रेणी हो, चाहे पास्चन हो, चाहे ब्रैकेट, चाहे फुंड। इन सभी श्रेणियों में हमने सीखा कि परमाणु जब बाहर से ऊर्जा ग्रहण करता है तब उसके कुछ ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो निम्न ऊर्जा अवस्था से बाहर की ऊर्जा का अवशोषण करके उच्च ऊर्जा अवस्था में चले जाते हैं। फिर वहाँ 10⁸ सेकंड तक रहते हैं, फिर वापस आते हैं और वापस आते टाइम ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन फोटॉन के रूप में करते हैं, यानी प्रकाश के रूप में करते हैं। ये पूरी थ्योरी खत्म हो गई। किसी भी परमाणु के लिए जो हाइड्रोजन के जैसा हो, हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं के लिए ही तो पढ़ाई किया हमने। हाइड्रोजन के जैसा का मतलब जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, जिसके अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन हो, ऐसे को बोलते हैं हाइड्रोजन सदृश परमाणु। और उन सभी के लिए हम पढ़ाई कर चुके हैं। आज जो पढ़ने वाले हैं वो है एक्स रेज, एक्स किरणें। एक्स किरणों की खोज 1895 में एक प्रोफेसर थे रंजन, प्रोफेसर रंजन, इन्होंने किया था। नाम सुनने से लग रहा होगा ये भारतीय है, पर ये भारतीय है नहीं, ये भी फॉरेन है। प्रोफेसर रंजन ने चूंकि यक्ष किरणों की खोज की थी, इसीलिए इनके नाम से यक्ष किरण को रंजन किरण भी कहते हैं। अरे रंजन रंजन जो भी हो, बोलो कुछ तो, हाँ कुछ तो होना चाहिए नाम ना। तो एक्स रे की खोज करने वाले व्यक्ति कौन है? प्रोफेसर रंजन, इसीलिए इसे रंजन किरणें भी कहते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो यक्ष किरणें होती है वो अदृश्य होती हैं। ये कैसी होती है? अदृश्य, इनविजिबल स्पेक्ट्रम का हिस्सा है, विजिबल स्पेक्ट्रम में नहीं आता। विजिबल स्पेक्ट्रम में जो अभी हम परमाणुओं के लिए पढ़े थे उसमें से कौन सी श्रेणी आती है? बामर श्रेणी, जो दृश्य स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग में आती है, बाकी और कोई भी दृश्य भाग में नहीं आता। तो एक्स किरणें कोई अदृश्य किरणें हैं जो फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव डालती हैं। पर ये किरणों की खोज इन्होंने की कैसे थी वो थोड़ा समझ लेते हैं। इसके लिए कूलिज नलिका एक नाम है, कूलिज नलिका एक प्रयोग, कूलिज नलिका प्रयोग, ये एक पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप था। इसी का उपयोग करके इन्होंने एक्स किरणों की खोज की थी। इसके लिए क्या किया? एक तरफ लिया गया फिलामेंट, जिसे आप इलेक्ट्रॉन गन भी कह सकते हो। यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन गन। जहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा उसे इलेक्ट्रॉन गन कहा जाएगा। और ठीक सामने इसके होता है टारगेट, ठीक सामने क्या होता है? टारगेट। और ये एक ब्लॉक होता है, ये ब्लॉक तांबे का होता है। और इस पर, इसके अगले सिरे पर, ठीक अगले सिरे पर उस पदार्थ को यहाँ लगा देते हैं जिस पदार्थ पर हमें इन इलेक्ट्रॉनों की बमबारी करनी होती है। यहाँ पर जो पदार्थ उपयोग किया गया वो उच्च द्रवणांक वाला था, उच्च द्रवणांक अर्थात जल्दी पिघलने वाला नहीं था। और ये भारी नाभिक था, भारी नाभिक। भारी नाभिक समझते हो ना, जिसके नाभिक में ज़्यादा प्रोटॉन हो, से भारी नाभिक कहते हैं। इस इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और इन इलेक्ट्रॉनों को हम लगभग 32,000 से लेकर 1,00,000 वोल्ट तक का वोल्टेज लगाएंगे। 1,00,000 वोल्ट से अधिक विभवांतर का उपयोग किया जाता है। जितना ज़्यादा विभवांतर होगा उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी होगी, यानी इलेक्ट्रॉन उतने ही अधिक गति से आगे जाएंगे, क्योंकि ये होता है Q × डेल्टा V के बराबर। जितना ज़्यादा वोल्टेज डिफरेंस उतने ज़्यादा इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो ये इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से जाकर के ठीक सामने रखे ब्लॉक के टुकड़े से टकराते हैं। टकराने के बाद इसमें से कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं। ये अदृश्य किरणें फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव डालती हैं। इन किरणों को ही कहा जाता है एक्स किरणें। इन्हें क्या कहा जाता है अभी? एक्स रेज। और इन किरणों की खोज किसने की थी?
प्रोफेसर रंजन ने, इसलिए इसे रंजन किरणें भी कहते हैं। पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप, इसको ठंडा करना भी पड़ेगा ना, क्योंकि इतना ज़्यादा टकराएंगे तो हीट जनरेट होगा। ठंडा करने के लिए पूरा कंक्रीट की दीवार, पानी और बहुत लंबी व्यवस्था होती है, बट ऐसा करके ही इन किरणों को जनरेट किया जा सकता है। दूसरा, इन किरणों की जो पेनिट्रेशन पावर है या विभेदन क्षमता वो बहुत अधिक होती है। इन किरणों की विभेदन क्षमता बहुत अधिक होती है, इसीलिए हमारे शरीर पे जब एक्स किरणें डाली जाती है तो एक वोल्टेज को नियंत्रित करके इसे एक लेवल तक नियंत्रित करते हैं, तो मसल्स को भेद करके वो हड्डियों से जाके टकराती है और हड्डियों से रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है, इसीलिए इससे एक्सरे करते हैं। नाम सुना होगा एक्सरे, हाथ टूट गया तो हड्डी का एक्सरे करो। हाँ, बहुत यूज है इसका, अदृश्य लिखाई पढ़ाई करने में CBI वाले करते हैं, बहुत जगह यूज़ करते हैं, फिंगर डिटेक्ट करने में करते हैं इसको। बहुत डीप पेनिट्रेटिंग पावर होता है, एक वस्तु के दूसरी ओर देखने में भी इसका उपयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि ये एक्सरे जनरेट कैसे हुई। हम इसमें से एक स्पेक्ट्रमी रेखा पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। स्पेक्ट्रमी रेखाएं जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़े हो, वैसे इसका भी स्पेक्ट्रम आपको पढ़ना है। बात को अच्छे से समझिएगा। मान लो ये एक परमाणु है जिसका ये नाभिक है, और इस परमाणु के नाभिक के चारों तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विभिन्न ऊर्जा अवस्थाओं में चक्कर लगा रहे होते हैं। इन ऊर्जा अवस्थाओं को क्रम से नाम दिया जाता है K, L, M, N, O, P, ऐसे ही तो नाम रखते हैं, K, L, M, N, O, P, इस तरीके से नाम रखा जाता है। इसमें नाभिक के जो सबसे नज़दीक होता है वो K ऑर्बिट होती है, और K ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होगा ये नाभिक के साथ बहुत ही अधिक दृढ़ता से बंधा होता है। अब ये दृढ़ता से बंधा होना शब्द ठीक नहीं है, ये बोला जाए कि नाभिक और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो आकर्षण बल है वो सबसे अधिक होता है। तो K ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से बहुत ही दृढ़ता से बंधा होता है, अर्थात K ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर नहीं निकलते। ये जो L ऑर्बिट वाला होगा वो K के कंपैरिजन में थोड़ा वीक फोर्स अनुभव करेगा। उसके बाद वाले पे फोर्स की वैल्यू कम होते होते जो लास्ट ऑर्बिट में रहेगा उसके लिए आकर्षण बल का मान सबसे कम हो जाता है। सबसे आखिरी वाले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर निकालने के लिए बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो नाभिक के साथ लूजली बाउंडेड होता है। लेकिन जो सबसे फर्स्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन जैसे K ऑर्बिट वाला है, अगर इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना हो तो क्या ये सरल कार्य है? बहुत कठिन कार्य है, इसके लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। मैंने अभी बताया कि एक्स किरणों की विभेदन क्षमता क्या होती है, बहुत अधिक होती है। अब एक्स किरणें एटम को भी पेनिट्रेट कर जाती है। तो मान लो आपने ये एटम पर एक्स किरणों की बमबारी की, तो एक्स किरण आएगी ऐसे इलेक्ट्रॉन से टकराएगी। ध्यान से बात को समझना, कौन सी किरण आ रही है? एक्स रे आ रही है। जब एक्स रे आके यहाँ टकराएगी तो ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट से निकलकर किसी दूसरे ऑर्बिट में चला जाएगा, आउट, बाहर निकल गया। क्योंकि बेसिकली जैसे फोटॉन्स होते हैं ना, तो जब किसी परमाणु के ऊपर फोटॉन डाले जाते हैं तो फोटॉन पहली ऑर्बिट या दूसरे ऑर्बिट तक सिमट के रह जाते हैं। लेकिन एक्स किरणों की ऊर्जा बहुत अधिक होती है, इसीलिए वो परमाणु के बिल्कुल नाभिक तक पहुंच जाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो नाभिक के पास वाले ऑर्बिट का कोई इलेक्ट्रॉन मैंने माना कि यहाँ से हट गया। अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल कर बाहर चला जाएगा तो होगा क्या कि इसके बाहर वाले ऑर्बिट में, जैसे कि एल ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा किसमें? के वाले ऑर्बिट में। जैसे ही के ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहाँ वैकेंट प्लेस, खाली स्थान बचेगा। उस खाली स्थान को भरने के लिए एल वाले ऑर्बिट का कोई इलेक्ट्रॉन इसमें जंप कर जाएगा। ऐसे यम से भी तो जंप कर सकता है, एन से भी तो जंप करके आ सकता है। यानी बाहर के किसी भी ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन इस के वाले ऑर्बिट में आ सकता है। इंटरेस्टिंग ये है कि जब किसी भी आउट ऑर्बिट, यानी एल हो चाहे एम हो चाहे एन हो चाहे ओ हो चाहे पी हो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करता है किसमें?
के लेवल पर, इसे एनर्जी लेवल भी कहते हैं। के एनर्जी लेवल में जंप करेगा तब हमको यहाँ पर मिलेगा इमिशन। क्या मिलने वाला है अभी? इमिशन, यानी हिंदी में बोले तो उत्सर्जन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक्स रे का यूज़ करने पर इस प्रकार का उत्सर्जन आपको मिलता है कि इलेक्ट्रॉन जो लोअर में है वो हायर में जंप कर जाते हैं, क्योंकि वैकेंट प्लेस की वजह से। इस वजह से स्पेक्ट्रमी रेखा यहाँ पर जनरेट होती है। ये स्पेक्ट्रम परमाणु वाले जो बेसिक हाइड्रोजन जैसे स्पेक्ट्रम के जस्ट क्या है, उल्टा, इसलिए वो स्पेक्ट्रम यहाँ लागू नहीं होता। यहाँ नए तरीका स्पेक्ट्रम बनेगा। अगर के लेवल में कूद के आ रही है तो रेखाओं का नाम क्या होगा? के अल्फा, के बीटा, के गामा, के डेल्टा, ऐसे। ठीक ऐसे ही क्रिया यल के लिए भी तो हो सकती है कि मान लो यल ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन था और बाहर से इस पर यक्ष किरणें आके टकराई, और जैसे यक्ष किरणें इस इलेक्ट्रॉन से टकराती इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, और जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा तो यहाँ वैकेंट प्लेस हो जाएगा, खाली स्थान बचेगा। उस खाली स्थान को भरने के लिए यम से इलेक्ट्रॉन जा सकता है, एन से जा सकता है, ओ से जा सकता है, पी से जा सकता है, किसी भी एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन इसमें जंप करके आएगा। तो जब यल में आएगा तो यल से भी तो फोटॉन्स जनरेट होंगे, जैसे यहाँ इमिशन मिल रहा है ऐसे यल के लिए भी उत्सर्जन मिलेगा, एम के लिए भी उत्सर्जन मिलेगा, एन के लिए भी मिलेगा। हर एक ऑर्बिट के लिए हमें उत्सर्जन रेखाएं मिलेंगी, बट उन रेखाओं का नाम क्रमशः ऐसे रहेगा। यल में अगर आ रहा है तो यल अल्फ़ा, यल बीटा, यल गामा। अगर यम में आ रहा होगा तो यम अल्फ़ा, यम बीटा, यम गामा। यानी किसी भी एनर्जी लेवल से अगर इलेक्ट्रॉन जंप करके जिस ऑर्बिट में आ रहा है या जिस एनर्जी लेवल में आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग नाम रखेंगे अल्फ़ा, बीटा, गामा। इसके लिए अगर आप चाहो तो एक टेबल में बना सकता हूँ, बट पहले हम इसमें कुछ कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यक्ष किरणें ही इन फोटॉनों को जनरेट कर रही हैं, तो हमें फोटॉनों की वेवलेंथ तो निकालनी ही पड़ेगी ना। तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, जो ये इलेक्ट्रॉन है इसके पास जो एनर्जी है वो क्या है? EB ही तो है। V इज़ द वोल्टेज, EB वोल्टेज है। यही काइनेटिक एनर्जी है और इसी से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? जनरेट हो रहे हैं। इसको लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा hc/λ। यहाँ से आप चाहो तो लैम्डा की वैल्यू लिख सकते हो क्या? hc/EB, या लैम्डा का मान लिख सकते हैं हम hc/E वोल्टेज V। ये जो hc/E है इसी की जगह हम लोग लिखते हैं 12375/V एंगस्ट्रॉम। यानी इस फॉर्मूले का उपयोग करके हम यक्ष किरणों की वेवलेंथ को ज्ञात कर सकते हैं या फोटोन की वेवलेंथ को निकाल सकते हैं। याद रखिएगा ये फॉर्मूला आप लोग। इससे डायरेक्ट एंगस्ट्रॉम यूनिट होती है, वोल्टेज से डिवीजन करना है। अगर मान लो मुझे फ्रीक्वेंसी यहाँ फाइंड आउट करनी हुई तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? तो जो ये वोल्टेज EB है वो फोटोन की ऊर्जा h न्यू के क्या होना चाहिए? बराबर। तो न्यू बराबर क्या लिखेंगे? EB/h। और इस तरीके से जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो हमें मैक्सिमम वोल्टेज पर प्राप्त हो जाएगी। यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं कि कौन सी फ्रीक्वेंसी का फोटोन है। समझ पा रहे हो? तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी और यहाँ से वेवलेंथ दोनों चीज़ें हम आसानी से याद कर सकते हैं। और जो एक्स किरणों के लिए आपको श्रेणी मिलेगी उसका नाम क्या होगा? के सीरीज, के श्रेणी, यल श्रेणी, एम श्रेणी। समझ रहे हो? यहाँ पर लाइमन, बानर, भालू नहीं चलेंगे। यहाँ पे क्या रहेगा? यल, एम, एन, ओ, इस टाइप से रहेगा। ठीक है? तो के सीरीज, एल सीरीज, एम सीरीज, ऐसे स्पेक्ट्रम में रेखाएं आपको मिलने वाली है। इतना आप बना लीजिए तो आपको मैं एनर्जी लेवल के डिफरेंट ऑर्बिट्स बना के दिखा देता हूँ। वीडियो को लाइक भी करते रहो जी, केवल पढ़ो ही नहीं। इसमें इन अल्फ़ा, बीटा, गामा श्रेणी की रेखाओं को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, जैसे हम लोग पहले रिप्रेजेंट करते थे लाइमन बामर को। 1 2 3 4। देखिए, मान लेते हैं कि ये फर्स्ट है n = 1, n = 2,
n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 6 एंड n इज इक्वल टू इन्फिनिट। देखो यहाँ इनफाइनाइट का मतलब होता है ना परमाणु के बाहर। तो पहली ऑर्बिट क्या है k, उसके बाद l, उसके बाद m, n, o, p एंड डॉट डॉट। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहा है और जंप कर रहा है k ऑर्बिट में, तो इन रेखाओं को k अल्फा लाइन, इसका नाम होगा k अल्फा, उसके बाद k बीटा, k अल्फा, k बीटा, k गामा, k डेल्टा और k कुछ भी लिख सकते हो, फाई, साई, ऐसे। और अगर यल में श्रेणी बनती है सेकंड लेवल पे, तो यल अल्फा, यल बीटा, यल गामा। और अगर ऐसे ही एम में ट्रांजिशन होगा तो इसका नाम क्या लिखोगे, यम अल्फा, यम बीटा, यम गामा एंड सो ऑन। यहाँ थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन बाहर से k ऑर्बिट में जंप करेगा उसके लिए k सीरीज, जो बाहर से यल में जंप करेगा उसके लिए यल सीरीज, जो m में आएगा उसके लिए m सीरीज। ऐसे बनाते हैं, नोटिफाई कर लीजिए। फिर उसके बाद 1-2 न्यूमेरिकल मैं इस पर अभी के अभी लगवा देता हूँ, जिससे ये पूरी थ्योरी कंप्लीट हो जाए और एक्स किरणें कंप्लीट समाप्त हो जाए आज।